पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच जो मुल्तान में आज डे 2 है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। शान मसूद की या उनके कोच, टेस्ट कोच की, उनकी ये पॉलिसी रही है कि हम खिलाड़ियों को चांस देते हैं। तो ये है कि उन्होंने चांस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से अवेल किया और बड़े ज़बरदस्त सेंचुरी जो है उन्होंने स्कोर की और टीम को संभाला एक मुश्किल वक्त में। गो की पिच बहुत अच्छी थी। या साइम अयूब हमजा की अगर बाबर की बात की जाए तो 17 इनिंग्स वो ऑलरेडी खेल चुके हैं और उनकी एक भी 50 जो है वो सामने नहीं आई, हाफ सेंचुरी उनके सामने नहीं आई है। 17 इनिंग्स हो गई हैं उनको और कोई भी 50 प्लस रन स्कोर नहीं कर सके और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है इन 17 इनिंग्स में वो 41 रन है। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और ये है कि 30, 22, 26 और LBW फिर और वो क्लीन बॉल्ड होना और फिर कैच। बांग्लादेश और का जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तभी पाकिस्तान ने जब 485 रन बना लिए तो लोगों ने कहा हाँ बड़ा हाईएस्ट स्कोर जो है वो बना लिया है, अब बेहतरी की तरफ आएंगे तो फिर पाकिस्तान के हाथ में सीरीज होंगी, लेकिन बांग्लादेश ने इसको उलट कर दिया। मुल्तान में जो पहले 2022 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस हुए थे तो कोई भी टीम जो है वो 300 रन अबोर नहीं कर सकी थी। तो खुशाइंद बात यह है कि चले रन तो बने, लेकिन उस 2022 की बात करें तो 300 किसी ने भी टीम ने जो है वो अबोर नहीं किया था। उसमें 280, 290 और पाकिस्तान को 326 रन का टारगेट मिला था इंग्लैंड की तरफ से और पाकिस्तान जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर सका था। इंग्लैंड के सब जो एक्स खिलाड़ी हैं, सबका जो जितने भी प्लेयर्स हैं, उनका बयान सामने आया है कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये तो जो विकेट है वो तो बॉलर्स के लिए जो है वो कब्रिस्तान है और इस तरह जो है वो फटा विकेट्स है या रोड विकेट है। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि बॉलर फ्रेंडली ज्यादा होगी, फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके बाद ये है कि कल की और आज की इनिंग्स हमने देखी कि बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है बॉलर्स की और ये है कि तनकीद करना पिच के जी पिच ऐसी है वैसी है। मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों को फेवर मिलेगा पिच का। पिच अगर बैटर फ्रेंडली है तो इंग्लैंड को भी फेवर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ है हमजा जी, थैंक यू। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड में जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच जो मुल्तान में आज डे 2 है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमजा, बात करते हैं कि जो फर्स्ट डे में इन्होंने कारकर्दगी की जिसमें शान मसूद की सेंचुरी सामने आई, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी सामने आई। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया है, बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों को लेकर चले हैं, लेकिन बात हम यहाँ पे फाइनल तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने बहुत ही कोई अच्छा वो इम्पैक्ट डाल दिया है कि जी पता नहीं पाकिस्तान के हाथ में ये सीरीज आ जाएगी। आप इन दोनों की सेंचुरी के हवाले से क्या बात करते हैं? देखिए, स्टार्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव हुआ है और जब पाकिस्तान की जब इनिंग स्टार्ट हुई तो 8 रन पे जो है वो पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो अब्दुल्ला शफीक हैं और शान मसूद हैं उनने 253 रन की पार्टनरशिप की और जो दूसरी विकेट है वो 261 पे जाके जो है वो अब्दुल्ला शफीक जो है वो आउट हुए। तो मैं समझता हूँ कि कल की जो परफॉर्मेंस थी, अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक 4 इनिंग्स में महज 42 रन बना चुके थे पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था। तो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, उन पर बातें होना शुरू हो गई थी कि जी अब्दुल्ला को बाहर करें। इवन मोहम्मद यूसुफ की भी ये ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाएं और उनकी जगह किसी नए टैलेंट को मौका दें, लेकिन यह है कि जो शान मसूद की या उनके कोच, टेस्ट कोच की, उनकी ये पॉलिसी रही है कि हम खिलाड़ियों को चांस देते हैं। तो यह है कि उन्होंने चांस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से अवेल किया और बड़े ज़बरदस्त सेंचुरी जो है उन्होंने स्कोर की और टीम को संभाला एक मुश्किल वक्त में। गो की पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन यह है कि मुश्किल वक्त में संभाला। और शान मसूद की बात करें तो शान मसूद ने भी जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और जिस इंटेंट के साथ वो खेले हैं, कल उन्होंने एक सेट किया है, मिजाज सेट किया है कौमी टीम का कि किस तरह से जो है वो बैटर्स ने परफॉर्म करना है। और वो तकरीबन जब उनकी सेंचुरी हुई तो 100 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक टीम के लिए जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई अगर टेस्ट भी हो ना तो आपने 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आप खेल सकते हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो वो शॉट्स लगाए उन्होंने और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और बात करेंगे अगर रनिंग बिटवीन द विकेट तो वो भी बड़ी शानदार रही है। और फिर जो बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज भी जो है उन्होंने एक शानदार तरीके से खेला और सेंसिबल बैटिंग मुझे नजर आई। और शान मसूद की एज अ कैप्टन जो है वो पहली सेंचुरी थी और ओवरऑल उनकी जो है 5वीं सेंचुरी थी। और ये जो सेंचुरी उनकी सामने आई है ये 27 इनिंग्स के बाद जो है वो सामने आई है और 4 साल बाद, यानी 2020 में उन्होंने ये सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद 2024 में जाके जो है उनकी सेंचुरी लगी है और एज अ कैप्टन वो 6ठा मैच खेल रहे हैं। तो ये है कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी और दिखाया और बाकी जो मादा प्लेयर्स हैं उनको बताया कि
किस तरह से खेलना है, किस तरह से जो है अपने बैटिंग करनी है। और अब पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो बहुत शानदार तरीके से रही है। आल्दो जो है बाबर आजम जो है, आगे चल के हम इस पर डिस्कशन करेंगे, बाबर आजम जो है उन्होंने कोई इतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। या साइम अयूब हमजा की अगर बाबर की बात की जाए तो 17 इनिंग्स वो ऑलरेडी खेल चुके हैं और उनकी एक भी 50 जो है वो सामने नहीं आई, हाफ सेंचुरी के सामने नहीं आई है। बहुत सारी तनकीद का सामना उनको पिछले 1-2 साल से करना पड़ रहा है और जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ है उस वक्त से उनको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी तो नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। अब कल भी उन्होंने जो है वो अपनी इनिंग्स का जो आगाज किया, 70 बॉल्स उन्होंने प्ले की, कम नहीं होती हैं उस तब तक तो इंसान को वैसे ही पता चल जाता है कि बॉलर्स को आपने कैसे लेके चलना है, पिच को कैसे आपने ट्रीट करना है, कैसी चीज़ों को लेके चलना है। फिर भी आप इतना इजीली किसी को LBW के लिए आप वो कर दो, हालांकि उन्होंने अपील भी की है उस चीज को, रिव्यू भी लिया, लेकिन फिर भी वो आउट हुए। उनकी इनिंग्स के बारे में आप क्या बात करेंगे? देखिए बाबर आजम जैसे कि आपने तस्करा किया, 17 इनिंग्स हो गई हैं उनको और कोई भी 50+ रन स्कोर नहीं कर सके और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है इन 17 इनिंग्स में वो 41 रन है। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और ये है कि 30, 22, 26 और LBW, फिर और वो क्लीन बोल्ड होना और फिर कैच। और ये है कि अब बाबर आजम जो है उनको सोचना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि मुकम्मल कंसिस्टेंसी के साथ जो है उनको चांसेस दिए जा रहे हैं और फिर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए। और यह है कि मैं समझता हूँ कि अगर एक खिलाड़ी जो है मतलब कंसिस्टेंसी से वो नाकाम हो रहा है तो उस पर रिलाई करने की बजाय बाकी खिलाड़ियों को भी मौका दे, 1-2 टेस्ट मैचेस में उनको रेस्ट दे के देख ले। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, पूरी टीम की परफॉर्मेंस की बात करूं, बाबर आजम के दरमियान पहले रिलाई कर रही थी उस पर ही बाबर आजम स्कोर करेगा तो बाकी टीम जो है वो स्कोर करेगी, लेकिन यह है कि अब बाबर आजम स्कोर करें या ना करें, टीम ने स्कोर करना है। और पिछले मैचेस में भी हम बात करेंगे तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही है। अगर बाबर आजम फॉर्म में आ जाते हैं, रिदम में आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम को मजीद जो है वो हौसला अफजाई मिलेगी। लेकिन अब यह है टीम रिलाई नहीं कर रही उन पर, तो अगर टीम रिलाई नहीं कर रही तो उनको 1-2 टेस्ट मैचेस में जो है वो बिठाएं और बाकी मादा जो प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम हैं, तैयब ताहिर हैं, दूसरे प्लेयर्स हैं, तो उनको एक मोहम्मद हुरैरा हैं, उनको एक मौका तो दें कि क्या वो उनकी जगह क्या वो दिखा सकते हैं, क्या अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, क्या वो उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। बाबर आजम अगर इतने चांसेस के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैं समझता हूँ आल्दो वो बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बहुत क्लासी प्लेयर हैं और यह है कि उनकी टेक्निक का भी कोई मसला नहीं है। अब पता नहीं बैक ऑफ द माइंड उनकी चीज़ें क्या चल रही हैं। कल भी जो 2 बॉल्स आई हैं वो एक पहली पे भी वो मिस हुए और वो बच गए और दूसरी पे जब वो क्रिस वोक्स की पहले से ही तैयार थे तो वो जाके उनके बाएं लेग पे लगी। तो यह है कि वो मेंटल तौर पर मुझे लगता है मेंटली वो डिस्टर्ब है शायद, क्योंकि वो कैप्टनशिप का भी वो इस तरह से मसला है वो हाँ। और दूसरा ये कि वो मैचेस वगैरह भी हार के आए, बड़ी टेंशन होती है इस तरह की। तो मैं समझता हूँ कि मेंटली उनको रिलैक्स किया जाए, उनकी टेक्निक पे या उनकी प्लेयर होने पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर वो इस पीरियड में गुजर रहे हैं तो उनको बजाय कि उनको मजीद प्रेशर इंक्रीज किया जाए, उनको चांसेस देके उनको रेस्ट देके जो है बेहतर आउटकम। अब बात देखें स्कोर्स तो 2 दिनों में जो बना है, ठीक है, बांग्लादेश और का जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तभी पाकिस्तान ने जब 485 रन बना लिए तो लोगों ने कहा हाँ बड़ा हाईएस्ट स्कोर जो है वो बना लिया है, अब बेहतरी की तरफ आएंगे तो फिर पाकिस्तान के हाथ में सीरीज होंगी, लेकिन बांग्लादेश ने इसको उलट कर दिया था। और जैसे इंडिया और बांग्लादेश की भी जब सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें भी पहली जो रोहित शर्मा ने बांग्लादेश को फर्स्ट बैटिंग का उन्होंने टॉस जीतने के बाद दिया था, तब भी बांग्लादेश ने बड़े अच्छे स्कोर निकाले, लेकिन मैच का नतीजा कुछ और निकला। आज भी अगर 2 दिन की बैटिंग की हम बात करें तो पाकिस्तान ने 500 से अबव रन जो हैं वो कर लिए हैं। तो अब क्या लगता है कि अगर लोग माइंड बना लें कि पाकिस्तान विन करेगा तो रिजल्ट कुछ और निकल आए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि अब हम 3 दिन पहले ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा। आल्दो हम बात करेंगे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस हुए थे तो पाकिस्तान ने अच्छा खासा रन जो है वो टोटल सजाया था पहली इनिंग्स में, 450 से ज़्यादा रन उन्होंने किए थे, लेकिन फिर वो हमारे फेवर में नहीं गया था और दूसरी इनिंग्स में हमारी टीम जो है वो कोलैप्स की थी और वो ये है कि फिर वो बांग्लादेश मैच लेके चली गई थी। अब मुल्तान की जो पिचेस की बात करें या मुल्तान में जो टेस्ट चल रहा है इसकी बात करें
तो मुल्तान में जो पहले 2022 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस हुए थे, तो कोई भी टीम जो है वो 300 रन अबोर नहीं कर सकी थी। तो खुशाइंद बात यह है कि चले रन तो बने, लेकिन उस 2022 की बात करें तो 300 किसी ने भी टीम ने जो है वो अबोर नहीं किया था। उसमें 280, 290 और पाकिस्तान को 326 रन का टारगेट मिला था इंग्लैंड की तरफ से, और पाकिस्तान जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर सका था। तो मैं समझता हूँ कि अगर पहले से ही प्रिडिक्ट करना कि जी पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा, ये नामुनासिब होगा। मैं समझता हूँ कि अब जो तमाम तर जिम्मेदारी है हमारे बॉलर्स पर है, और बॉलर भी मुझे लगता है कि एक बॉलर की कमी महसूस होगी कहीं ना कहीं, वो है मीर हमजा की सूरत में। और मीर सलमान अली आगा को हमने रखा, बहुत अच्छा वो खेल उन्होंने पेश किया, लेकिन ये है मैं समझता हूँ कि एक बॉलर को एक्स्ट्रा होना चाहिए था, या फिर शाहीन या नसीम में से किसी एक को ड्रॉप करके मीर हमजा को लेना चाहिए था। तो अब यह है कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो बॉलर्स पर होगी, और वो भी बड़े जारहाना खेलेंगे। ये नहीं कि वो बिल्कुल स्टॉप करेंगे इस तरह से, या वो मैच को ड्रा की तरफ ले जाएंगे, वो भी बेबाक तरीके से खेलेंगे और वो गलतियां भी करेंगे। हमजा, अभी जो उनके इंग्लैंड के सब जो एक्स खिलाड़ी हैं, सबका जो भी प्लेयर्स हैं, उनका बयान सामने आया है कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये तो जो विकेट है वो तो बॉलर्स के लिए जो है वो कब्रिस्तान है, और इस तरह जो है वो फटा विकेट्स है या रोड विकेट है, तो इस पे तो यही रन बनते थे। इवन कि उनके जितने अपने प्लेयर्स हैं, जितने अपने बॉलर्स हैं, उनमें से तो कुछ बॉलर जो है वो जिन्होंने एक बॉलर है उनका जिसने 6 सिर्फ टेस्ट मैच खेले हुए हैं, या बाकी इतने से तजर्बाकार नहीं है, आप उनको क्रेडिट देंगे कि आप पिच को क्रेडिट देंगे कि कौन इतने रन बनाने में कामयाब, बॉलर उनकी नाकामी है या पिच की कामयाबी है? देखिए, पिच जब हमें वो पहले उन्होंने दिखाई थी तो वो बहुत ज्यादा वो बहुत ग्रीन पिच थी, और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि बॉलर फ्रेंडली ज्यादा होगी, फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेगी। लेकिन उसके बाद ये है कि कल की और आज की इनिंग्स हमने देखी कि बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है बॉलर्स की, और ये है कि तनकीद करना पिच की, पिच ऐसी है वैसी है। मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों को फेवर मिलेगा पिच का। पिच अगर बैटर फ्रेंडली है तो इंग्लैंड को भी फेवर मिलेगा। और उस पिच पे तो बाबर भी नहीं चल सका, सैम मयूब भी नहीं चल सका, और अगर शाह मसूद ने उस पे किए हैं या अब्दुल्ला शफीक ने किए हैं, तो वो अपनी टेक्निक से किए हैं ना चीजों को लेके। उसमें बाबर आजम अगर उसकी बैटिंग की बात करें तो वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो रन नहीं बना सका। सैम अयूब जो खैर मैं तो इतना वो अच्छा प्लेयर नहीं समझती हूँ, लेकिन T20 में शायद वो इंडिया लीग्स में चल जाता, टेस्ट मैच में तो मुझे समझ में नहीं आती इसको लेने का रीजन क्या है, लेकिन वो भी नहीं इसमें चल सका। बाकी प्लेयर्स अभी तक जो 8 आउट हो चुके हैं वो भी इतनी अच्छे वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो अगर जिन्होंने कर लिया, आप पिच को तो नहीं आप उसको कर सकते ना कि आप पिच की वजह से आप सारा क्रेडिट जो है वो अपने उस पिच को दे दें, और बॉलर्स को आप कहें कि जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से क्या करें। देखिए, 1-2 दिन में जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा कि पिच की सिचुएशन क्या है और पिच किस तरफ से जा रही है। और सब ये जो एक्सपर्ट्स हैं और तजिया निगार हैं वो यही कह रहे हैं कि जी चौथे दिन का खेल जो है वो बहुत अहम होने जा रहा है। उसमें जब वो इंग्लैंड खेल रही होगी या पाकिस्तान खेल रही होगी चौथे दिन में, तो वो जो पिच होगी उसका रवैया सारा कुछ पता चल जाएगा। और जो बयान सामने आया है जो इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान हैं, माइकल वॉन है या केवन पीटरसन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो बॉलर फ्रेंडली बना ली जाए तो वो फिर जो है वो स्लो पिच बनाए, उस पर भी वो तनकीद करेंगे कि यार ये तो अपनी एशिया की वो कंडीशंस ही ऐसी हैं, ये है वो। अगर बैटर फ्रेंडली बना ली तो भी तनकीद है। लेकिन अब यह है कि 2 दिन बाद जब उनकी बैटिंग वो करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनकी बॉलिंग बुरी थी या पिच ही ऐसी थी, मतलब उनके लिए भी फेवरेबल थी या सिर्फ हमारे लिए ही फेवरेबल थी। तो ये है कि 2 दिनों बाद मजीद जो है वो पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैच जो है वो नतीजा हैज होगा, और बॉलर्स जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको अपना बहुत ज्यादा रोल इसमें अदा करना होगा। आपने पिच के बारे में जो प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में जरा बात करें कि आपने तो कहा था ये बॉलर फ्रेंडली है, लेकिन आपके तो बैट्समैन इस पे चल गए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने बिल्कुल उस पिच की जो पिक्चर हमारे सामने आई थी वो बिल्कुल ग्रीन थी, कि वो इस तरह से पिक्चर थी कि वो बहुत बॉलर फ्रेंडली होगी। वो जो वो टर्न होंगी, बॉलर कोई इधर जाएगी कोई उधर जाएगी, बॉलर बैट्समैन जो है वो उसको समझने से कासर रहेंगे। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो पिच सामने आ गई, और बहुत ज़्यादा बैटर फ्रेंडली जो है वो पिच सामने आई है। क्योंकि अगर हमारे खिलाड़ियों ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है तो खुशहाल बात है कि बैटर्स को अपनी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल जाएगा। और ख़ास बिलखुसूस इन पिचेस पे जो है बॉलर्स का टेस्ट होता है कि जहाँ ना उनको स्विंग मिल रही होगी, नर्वस मिल रही होगी, तो फिर पता चलता है कि वो क्या टेक्निक अपनाते हैं, किस तरह से जो है वो
अपने जाल में फंसाते हैं बैटर्स को। तो मैं समझता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी उस हिसाब से, जिस हिसाब से, और बड़े बड़े लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जी वो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, लेकिन ये है कि उस तरह से जो है वो फुलफिल नहीं हो सकी और जो है वो बैटर फ्रेंडली जो है अब ये देखते हैं कि जो है पाकिस्तानी बॉलर्स को सपोर्ट करती है या नहीं करती हैं, या उनके बैट्समैन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको प्ले कर जाते हैं। और अभी एक और मैं बात बताऊँ आपको कि जो अभी तक जो विकेटें ली हैं वो जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने ज़्यादा ली है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन दुरुस्त है कि फास्ट बॉलर जो को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो फास्ट बॉलर ने अभी तक जो है वो डोमिनेट किया है, जो विकेटें ज़्यादा ली वो फास्ट बॉलर ने ली। तो हमजा, इंग्लैंड ने तो 2 आपके स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपनी टीम में, तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक स्पिनर को रखा है। तो क्या ये इंग्लैंड को एज नहीं होगा कि वो अपने रन्स बनाने में ज़्यादा वो चीज़ में करेंगे? देखिए, पिच के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टर्न होगी या स्पिनर को ज़्यादा फेवर करेगी चौथे या 5वें रोज़ में। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल ये था कि बजाय कि आप 8 बैटर्स को खिलाएं, अहमद जमाल को भी आप एज अ बैटर कंसिडर कर सकते हैं। नुमान को चांस देना चाहिए था, क्योंकि नुमान अच्छी स्पिन करते हैं और पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 स्पिनर्स कम अज़ कम लाजमी होने चाहिए थे। और सलमान अली आगा की बात करें तो वो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन उनको एज अ बैटर ज़्यादा कंसिडर किया जाता है बजाय कि एज अ बॉलर। उनसे बॉलिंग भी कराई जाएगी। मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एक सवाल पूछती हूँ हमजा, टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो स्पिनर ज़्यादा सूटेबल होते हैं या फास्ट बॉलर ज़्यादा सूटेबल होते हैं? मुझे लगता है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फास्ट बॉलर की एक ज़्यादा ये होती है कि फास्ट बॉलर इतने ज़्यादा ओवर नहीं फेंक सकते और वो थकावट का शिकार हो जाते हैं। उसमें जो है वो स्पिनर जो है वो तकरीबन अगर 90 ओवर का खेल होना है एक दिन में, तो 40 से 45 ओवर जो है वो स्पिनर्स का रोल रहता है। फिर में कोई जो स्पेल होते हैं जब नई बॉल आती है तो वो जो है ना बॉलर्स को जो है वो उस वक्त जो है वो ज़्यादा फेवर मिलती है फास्ट बॉलर को। मैं समझता हूँ कि दोनों का तनासब बिल्कुल बराबर होना चाहिए था, और एक बॉलर की कमी आपको कहीं ना कहीं रहेगी, चाहे वो मीर हमजा की सूरत में रहे या मोहम्मद नुमान की सूरत में रहे। तो ये है कि अब देखते हैं कि किस तरह से हमारे बॉलर परफॉर्म करते हैं, फिर हमें वाज़ह हो जाएगा कि बॉलर्स एक एक्स्ट्रा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज के एंड पे क्या अपना रिजल्ट देती है। क्या हमारी उम्मीदें जो दोबारा से थोड़ी सी उजागर हुई हैं उस पर पूरा उतरती है पूरी टीम या नहीं होती है? अब इनके बॉलर्स क्या परफॉर्मेंस देते हैं, स्पिनर जो इनके पास नहीं है, फास्ट बॉलर वो उस चीज़ को कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो अब मैच के एंड 5वें रोज में पता चलेगा। 5वें रोज तक मैच को लेके जाना भी ये दोनों टीमों के लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, क्योंकि कई जैसे अभी बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज पूरी दो सीरीज हुई हैं, उसमें तो इंडिया ने चौथे दिन ही मैच को इख्तिताम पजीर कर दिया था। अब देखते हैं ये 5वें रोज तक मैच, क्योंकि अब ना कोई बारिश का इम्कान है ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी। इसी के साथ आज के हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड कराइएगा। अल्लाह हाफिज़।